Hello and welcome everyone. Today I brought the part 1 of the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video we will discuss the basic concepts of the partnership. So let's begin the video. Dear students, class 11th में जैसे आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप और उसके फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखे थे। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंडिविजुअल ही अपना पैसा कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, रिस्क उठाता है और सारा प्रॉफिट और लॉस बियर करता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड करता है उसको और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोग बिजनेस से जुड़ जाते हैं जिनको मैनेज करना और रिस्क बियर करना मुश्किल होता चला जाता है। ऐसे में उसको शेयरिंग की ज़रूरत होती है। इसीलिए सबसे पॉपुलर जो बिजनेस फॉर्म है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार होते हैं तो इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as follows. Partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. इसका मतलब पार्टनरशिप वह बिजनेस है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं। यह बिजनेस किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है और सभी लोगों के द्वारा भी चलाया जा सकता है। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और पार्टनरशिप के बारे में और जानकारी लेते हैं कि पार्टनरशिप को कैसे पहचाना जाता है। टू और मोर पर्सन्स, किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। द मिनिमम नंबर इज 2 एंड द मैक्सिमम नंबर इज 50. द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013. इसका दूसरा फीचर है एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनरशिप किसी एग्रीमेंट का ही रिजल्ट होता है। जब दो या दो से अधिक लोग अपने बीच कोई एक एग्रीमेंट करते हैं और उसके लिए वो तैयार होते हैं, एग्रीमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मानने के लिए, वही बिजनेस का बेसिस बनता है। यह एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट का होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर एग्रीमेंट रिटन होता है तो भविष्य में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है अगर पार्टनर्स के बीच में तो उसको आसानी से सुलझाया जा सकता है। द नेक्स्ट फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप को चलाने के लिए किसी बिजनेस का होना जरूरी है। यह बिजनेस लीगल बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई दो लोग साथ में चोरी करने के लिए पार्टनरशिप करें तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाती, क्योंकि ये इलीगल बिजनेस होगा। दूसरा, बिजनेस कंटिन्यूस चलना चाहिए। अगर कोई किसी जॉइंटली किसी प्रॉपर्टी को कोई ऑनरशिप होती है दो लोगों के पास तो उसको पार्टनरशिप नहीं कही जाती। पार्टनरशिप जब कह सकते हैं जबकि कोई प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने का बिजनेस कैरी ऑन करता है, कंटिन्यूस बेसिस पे करता है, तो उसे ही पार्टनरशिप कहते हैं। प्रॉफिट मोटिव, पार्टनरशिप तभी मानी जाती है जब उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को ये आपस में शेयर करें और वो जो पार्टनरशिप है वो प्रॉफिट कमाने के लिए की गई है, ना कि किसी चैरिटेबल पर्पज के लिए। द नेक्स्ट फीचर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अगर बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स को आपस में ना बांटा जाए तो फिर ये पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि अगर बिजनेस इसीलिए किया जाता है कि कोई प्रॉफिट कमाया जा सके। इसके साथ अगर लॉस भी होता है वो भी पार्टनर्स में डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बनाई गई पार्टनरशिप को पार्टनरशिप नहीं कहा जाता। The next feature is relationship of principal and agent. It means पार्टनरशिप में काम करने वाला या पार्टनरशिप का हर पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म का ओनर भी है और एजेंट भी है। वो बिजनेस में पार्टिसिपेट भी कर सकता है और अपने द्वारा किए गए काम के लिए सब को रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। वो जो भी पार्टनर काम करते हैं वो सभी पूरी फर्म पर लागू होते हैं। जितने भी पार्टनर्स होते हैं
वो मालिक भी होते हैं और साथ में कंपनी के एजेंट के रूप में काम भी करते हैं। नेक्स्ट फीचर इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो पार्टनरशिप के द्वारा किया जाता है वो सब लोगों के द्वारा भी कंडक्ट किया जा सकता है, या सब लोग केवल कैपिटल लगा दें और उनके बिहाफ पर कोई एक पार्टनर ही पूरे बिजनेस को चला सकता है। जैसा कि आपने क्लास 11th में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में पढ़ा था कि कुछ एक्टिव पार्टनर्स होते हैं और दूसरे डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकते हैं, तो वो भी पार्टनरशिप ही कहलाती है। तो पार्टनरशिप का बिजनेस सब लोगों के द्वारा भी चलाया जा सकता है और किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है। The next feature is liability of the partnership. पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि बिजनेस और पार्टनर्स दोनों को एक माना जाता है। अगर फर्म की जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उसको चुकाने के लिए फर्म की कैपिटल कम पड़ जाए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स भी इसके लिए यूज की जा सकती है। इसी को कहा जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने के कारण ही पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसीलिए एक नए फॉर्म को भी एस्टेब्लिश किया गया है जिसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में LLP कहा जाता है। LLP क्या है? LLP इज एन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 with limited liability and perpetual succession। 2008 में एक एक्ट पास किया गया था, LLP एक्ट। इसमें एक बिजनेस फॉर्म को एस्टेब्लिश किया गया है जिसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि उन्होंने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है केवल वो उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर फर्म की कैपिटल खत्म हो जाती है तो और वो अपने एक्सटर्नल डेट्स नहीं चुका पाते तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाता। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कि बिजनेस विल बी गोइंग ऑन, बिजनेस चलता रहेगा चाहे पार्टनर्स आते रहें और जाते रहें। तो ये LLP जो है ये पार्टनरशिप और कंपनी इन दोनों की विशेषताएं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें शामिल हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। इट इज ए कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी की तरह LLP भी एक लीगल एंटिटी है जिसका अपने मेंबर से अलग एक अपना स्थान होता है। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 members and shall also have at least 2 individuals as designated partners of whom at least one shall be a resident of India। इसमें कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है जैसे कि पार्टनरशिप में होती है, और 2 लोगों को अलग से डेजिग्नेटेड किया जाता है जो उनके नॉमिनी के रूप में काम करते हैं, और उनमें से एक जरूर इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू LLP। बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि जो जनरल पार्टनरशिप हमने अभी पीछे बात की है, जिस पार्टनरशिप के फीचर्स हमने बात की हैं उन पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, लेकिन LLP पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि LLP अपने आप में एक एक्ट है। ये LLP पार्टनरशिप एक्ट 2008 इसमें लागू होता है। The next feature is the limited liability partnership has a perpetual succession। perpetual succession means वही है, अगर जनरल पार्टनरशिप में 2 पार्टनर हो तो एक पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट से वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, जबकि LLP में ऐसा नहीं है। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरा जो नॉमिनेटेड पार्टनर है वो फर्म को चलाता रहता है, तो इसमें परपेचुअल सक्सेशन रहता है, फर्म का बिजनेस चलता रहता है। The central government has the power to investigate into the affairs of a limited liability partnership। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अफेयर्स को देख सकती है, उसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है और उसमें इंटरफेयर भी कर सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि ये कंपनी की तरह ही काम करती है और ये दोनों के फ़ायदे इसमें हैं, पार्टनरशिप के भी और कंपनी के भी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड। अब हम पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि पार्टनरशिप का बेसिस पार्टनर्स के बीच में होने वाला एग्रीमेंट होता है। यह एग्रीमेंट में सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जिनके आधार पर बिजनेस चलाया जाएगा।
लेकिन ये जो एग्रीमेंट होता है ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट को कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सकता और कभी डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट होने पर भी इससे मदद नहीं मिल सकती। इसलिए बहुत अच्छा होता है कि इस एग्रीमेंट को राइटिंग में रख लिया जाए। तो अगर जब इसे राइटिंग में रखा जाता है तो इसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड की आप डेफिनेशन देखिए, a document which contains the terms of partnership as agreed among the partners is called partnership deed. It usually contains information about all aspects affecting relationship between partners. पार्टनर्स के बीच में जो जो चीज़ें होने वाली हैं, जो फर्म का बिजनेस वो करने वाले हैं, उससे रिलेटेड सभी बातें इस पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसके लिए बिजनेस किया जा रहा है, जो बिजनेस का पर्पज है वो उसमें लिखा जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स हैं कौन कितने पूंजी को कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। रेशो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, एंटाइटलमेंट ऑफ पार्टनर्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें ये लिखा जाता है क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो कितने परसेंटेज पे दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट लोन पर कितना चार्ज किया जाएगा। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एटसेट्रा। बच्चों एडमिशन का मतलब यहाँ है कि जब पार्टनरशिप पहले से चल रही है और एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है तो इसे एडमिशन कहा जाता है। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, अगर सी एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो इसको एडमिशन कहते हैं। उसी तरह रिटायरमेंट है, मान लेते हैं कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, अब सी फर्म को छोड़ के चला जाता है तो ए और बी रह जाते हैं, तो अगर किसी पार्टनर का बाहर जाना फर्म से रिटायरमेंट कहलाता है। उसी तरह डेथ, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस समय हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे। और डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब पार्टनर्स किसी ये चाहते हैं कि अब फर्म को आगे कंटिन्यू ना किया जाए तो इसे हम डिसॉल्व कर देते हैं, यानी वो उसे वाइंड अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो इसको डिसोल्यूशन कहा जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पार्टनरशिप डीड को राइटिंग में लिया जाए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड को रिटन में नहीं लिया जाता, वो ओरल रहती है, तो फिर पार्टनरशिप और पार्टनर्स के रिलेशंस पे जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। इसलिए इनको कहा जाता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। In the absence of the partnership deed or verbal agreement or partnership deed is silent, the following provisions of Indian Partnership Act 1932 will be applicable। बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है कि जब पार्टनर्स के बीच कोई अपना एग्रीमेंट नहीं होता, जब वो कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते या कोई वर्बल एग्रीमेंट भी नहीं करते, तो उनके ऊपर जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जो रूल्स एप्लीकेबल हैं, वो कौन से रूल्स होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। इसमें पहला रूल है प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। जो भी फर्म का प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वल बटेगा। कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि उसने ज़्यादा काम किया है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाए। नेक्स्ट इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। किसी को भी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इफ देयर इज ए प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड में ये कहा जाता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो ये क्या इंटरेस्ट तभी दिया जा सकता है जब प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है तो फिर कम ही प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांटा जाता है। नेक्स्ट इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज। अगर पार्टनर्स ने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा या गुड्स विड्रॉ कर लिए हैं तो उन पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द फर्म्स बिजनेस। कोई पार्टनर फर्म से ना तो सैलरी ले सकेगा ना ही उसको कोई कमीशन दिया जाएगा, चाहे एक ही पार्टनर एक्टिव हो या सारे पार्टनर्स
एक्टिव हों, सारे पार्टनर्स फर्म का बिजनेस कंडक्ट करते हों। Interest at the rate of 6% per annum is to be allowed on a partner's loan to the firm, even if there are losses to the firm. अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके लोन पर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि ये फर्म के लिए चार्ज होता है। No new partner can be admitted to the firm without the consent of all existing partner. फर्म में कोई भी नया पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकता जब तक कि सभी पार्टनर इसके लिए तैयार ना हो जाएं। Each partner can participate in the conduct of the business. सभी पार्टनर्स का यह अधिकार है कि वो फर्म के बिजनेस को कंडक्ट कर सकें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। Each partner can inspect the book of the firm and can take a copy of the same. सभी पार्टनर्स फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं और उनकी एक कॉपी भी ले सकते हैं। तो ये उनके कुछ राइट्स भी हैं बच्चों, तो इसलिए आपको इन्हें ध्यान से देखना है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम पार्टनरशिप के में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स और मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स को देखेंगे कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होता है और उनके कैपिटल अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। तो हम देखते हैं पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा। आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट बनाया था जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हम या तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं। वो जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटा जाएगा, इसी के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। आपके सामने इसका फॉर्मेट है स्क्रीन पर, ये देखिए जैसे अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है वैसा ही है। पहले हम इसके क्रेडिट साइड में देख लेते हैं। बाय नेट प्रॉफिट इफ देयर इज ए प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया है तो हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं टू नेट लॉस। तो ये बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट की तरह है। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है, फर्म को जो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में, और फर्म जो पार्टनर्स को देता है, जो पार्टनर्स को मिलता है, वो फर्म के लिए लॉस होता है, इसलिए वो डेबिट साइड में लिखा जाता है बाय नेट प्रॉफिट टू नेट लॉस। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को दिए जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है। टू सैलरी टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, ये सारी एंट्रियां डेबिट साइड में आती हैं। टू रिजर्व, रिजर्व मीन्स अगर ये डिसाइड किया जाता है कि फर्म को जितना प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में अलग रख दिया जाएगा तो उसको भी यहाँ पर बांटा जाता है, तो हम लिखते हैं टू रिजर्व। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड में देख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ किया है कुछ पैसा या गुड्स पर्सनल यूज के लिए, अगर फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो फर्म की इनकम होती है, तो वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। और क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के डिफरेंस में करके जो बैलेंस आता है उसको प्रॉफिट कहते हैं, और वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जैसे कि डेबिट साइड में लास्ट एंट्री आप देख रहे हैं। ये लास्ट एंट्री आप जो देख रहे हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स कौन सा कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रहे हैं। अगर वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। तो बच्चों इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अब देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। फर्स्ट मेथड इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब पार्टनरशिप फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अडॉप्ट करती है
तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल की एंट्री होती है, जो उनका ओपनिंग बैलेंस होता है वही यूजुअली उनका क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, जब तक कि उसमें परमानेंट कैपिटल विड्रॉल या फ्रेश कैपिटल को इंट्रोड्यूस ना कर दिया जाए। तो आपको जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बाय बैलेंस बीडी हमेशा स्टार्ट होता है ये अकाउंट क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। अगर परमानेंट विड्रॉल हुआ है तो हम लिखेंगे टू बैंक, और अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसे लिखते हैं बाय बैंक। कैपिटल के अलावा बाकी जितने भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने देखे थे, उन सब की क्रॉस एंट्री इसमें हो जाती है और हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। देखिए, अगर इसमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस को बाय बैलेंस कैरेड डाउन लिखा जाता है अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस भी दिखाया जाता है। डेबिट बैलेंस अगर होता है तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में, और वैसे ही अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस हो जाता है, दोनों का मतलब अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है तो फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरेड डाउन। इसमें होने वाली और एंट्री देख लेते हैं। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई लॉस दिया हुआ है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा लॉस है? ये लॉस है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें से अगर कोई लॉस आता है तो उसे लिखा जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को हमने क्या बांटा था? हमने पार्टनर्स को बांटा था प्रॉफिट, तो हमने लिखा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वो क्रॉस एंट्री आके इस तरफ आ जाएगी अगर प्रॉफिट होगा तो। यहाँ लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, अगर लॉस है तो डेबिट साइड में। फिर है बाय सैलरी, अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिलती है तो बाय सैलरी, पार्टनर को कोई कमीशन मिलता है बाय कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरह ये अकाउंट बनाया जाता है। इसका फॉर्मेट को आप अच्छी तरह देखिए और अच्छे से पढ़िए। कैपिटल मेंटेनेंस का दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड नहीं होती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं, मींस जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो सभी अगर कैपिटल अकाउंट में ही होते हैं तो इसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस होता है, सभी एडजस्टमेंट इसी अकाउंट में किए जाते हैं और इस एडजस्टमेंट करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो चेंज हो जाता है, यानी वो फ्लक्चुएट होता रहता है, वो फिक्स नहीं रहता, वो बदलता रहता है। इसीलिए ही इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं लिखा हुआ है तो ये मानना पड़ता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फर्म यूज कर रही है। तो इसमें करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता, इसमें केवल कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और कैपिटल अकाउंट में ही सारी एंट्री कर दी जाती है। तो आप उन दोनों मेथड्स में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए कि जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होती है तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज होता है तो कैपिटल से अलावा और जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, जितनी भी एंट्री होती है, वो सब करंट अकाउंट से पास होती हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सारी एंट्रियां कैपिटल अकाउंट में ही होती हैं। आइए बच्चों, अब इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में ही ये अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस बांटते हैं, और इनको बाकी सारा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है इसको आप पढ़िए और फिर देखिए नीचे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इसके लिए कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं।
आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमें इसमें बनाना पड़े प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें देखो आप दी हुई है लाइन, ड्यूरिंग द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो फर्स्ट एंट्री जो हम करेंगे वो हम करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट ₹30,000। 30,000 रुपीज़ का लोकेशन हमें देखना है। इसके बाद आप देखिए इसमें एंट्री दी हुई है, दे आर एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। तो हम इसको अलोकेट करेंगे टू सैलरी। त्रिपाठी की सैलरी है 1,000 इंटू 12, तो ये हो गए 12,000 रुपीज़। और चौहान की भी सैलरी हो गई 1,000 इंटू 12,000 रुपीज़। तो दोनों को मिला के अमाउंट मिला 24,000 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको मिला है। तो जो भी पार्टनर को मिलता है वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों को मिला के अमाउंट मिला 24,000 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको मिला है। तो जो भी पार्टनर को मिलता है वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी अलग अलग कैलकुलेट होगा। त्रिपाठी और चौहान इन दोनों की कैपिटल्स पे, इनकी कैपिटल है 60,000 40,000। तो 60,000 का 5% ये हो गया 3,000 रुपीज़। और चौहान की कैपिटल है 40,000 रुपीज़, इसका 5% हो गया 2,000 रुपीज़। तो ये अमाउंट आ गया 5,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 5% पर एनम से। तो ड्राइंग की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे नहीं होती, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री इसमें होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो इन लोगों की अलग अलग होगी। त्रिपाठी की देख लेते हैं पहले। त्रिपाठी की ड्राइंग दे रखी है 12,000 और हमें उसका निकालना है 12,000 का 5%। 12,000 का 5% आएगा कितना, 600। और ऐसे ही हम चौहान की भी निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 8,000 रुपीज़ इसका दिया हुआ है ड्राइंग। 8,000 का 5% हो गया 400 रुपीज़। तो टोटल हो गया ये 1,000 रुपीज़। तो अब हम प्रॉफिट देख लेते हैं कितना हुआ। ये टोटल आया 31,000 रुपीज़। इस 31,000 रुपीज़ में से हमने जब 29,000 रुपीज़ माइनस किए तो आया 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट भी इन दोनों में बटेगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि कैपिटल फिक्स है इसलिए सारी एंट्री करंट अकाउंट में होती है, इसलिए करंट अकाउंट में जो इनको प्रॉफिट मिलेगा वो ट्रांसफ़र होगा। त्रिपाठी एंड चौहान इन दोनों को मिलेंगे कितने रुपीस, हमारा आया प्रॉफिट 2,000 रुपीज़। अब 2,000 रुपीज़ कैसे कैसे बटेगा। 2,000 रुपीज़ रेशो दी हुई है बच्चों कितनी, 3:2। ठीक है, तो 3:2 का मतलब होगा कि त्रिपाठी को मिलेंगे 3/5 और चौहान को मिलेंगे 2,000 का 2/5। ये रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप पढ़िए।
सेकंड लाइन में ही उसमें दे रखा है, रेशो है 3:2। तो जो प्रॉफिट होगा वो हम बांटेंगे इस रेशो में। तो 3:2 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1200 एंड 800, और ये प्रॉफिट कितना है हमारा 2000 रुपीज़। जो प्रॉफिट आता है वो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बटता है। तो अब हम इसका टोटल कर लेंगे। ये क्लोज हो गया अकाउंट, 31,000 रुपीज़ एंड 31,000 रुपीज़। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए केवल कैपिटल की ही एंट्री इसमें होती है, बाकी सारी एंट्री करंट अकाउंट में की जाती हैं। तो जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, वो क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो कितनी दी हुई है, 60,000 एंड 40,000 रुपीज़। तो यही इसमें क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल परमानेंट विड्रॉल और कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री होती है और कोई एंट्री इसमें नहीं होती। 60,000 40,000, ये आपका ये अकाउंट हो गया क्लोज। $60,000 एंड 40,000 रुपीज़। अब हम इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट देख लेते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस कुछ नहीं दिए हुए हैं, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखे जाएंगे, और बाकी की सारी एंट्री इसमें पास होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और जो एक्स्ट्रा एंट्री दी हुई होती है उसे भी देख लेते हैं। तो पहले आप देखिए सैलरी क्रॉस एंट्री होगी, तो हम लिखेंगे क्या, बाय सैलरी। त्रिपाठी को कितनी सैलरी मिली है, 12,000 रुपीज़, और चौहान को भी 12,000 रुपीज़। फिर देखते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपीज़ त्रिपाठी को एंड 2,000 रुपीज़ चौहान को। फिर देखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि एप्रोप्रिएशन से आया है, इसलिए इसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया है, 1200 और 800, त्रिपाठी को 1200 और चौहान को 800 रुपीज़। फिर हम देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, त्रिपाठी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 600 और चौहान की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 400। बच्चों इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री आती है ड्राइंग की, जो कहीं और नहीं दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाई थी, तो उसको हम यहाँ दिखाएंगे। टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है, ड्राइंग्स है त्रिपाठी 12,000 एंड चौहान 8,000। अब हम इसका टोटल करके इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आएगा 16,200 और यहाँ टोटल आया 14,800। 16,200 में से हम 12,600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 16,200 में से हमें माइनस करना है 12,600, तो ये आपका आ जाएगा 3,600। और जब हम 14,800 में से 8,400 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6,400। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होता है। तो बच्चों आपने इसका सॉल्यूशन देखा, ये क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड का था। अब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा। ध्यान देने की बात इसमें यह है कि लास्ट लाइन आप इसमें पढ़िएगा, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग।
आपको जो ये अकाउंट बनाना है वो ध्यान रखना है कि इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो इसमें करंट अकाउंट नहीं बनेगा, इसमें केवल कैपिटल अकाउंट बनेगा और सारी एंट्रियां उसी से होंगी। और साथ में आपको बनाना पड़ेगा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, उसके बाद कैपिटल अकाउंट। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।